Hello, everyone. Welcome to my YouTube channel, Vibe and Visions, where we dive deep into the कहानियों के पीछे की दुनिया of your favorite movies. क्या आपने कभी सोचा है कि लापता लेडीज में असल में क्या हुआ था? वेल, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. जस्ट अ क्विक हेड्स अप. इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी, पहले जाके जरूर देख लें. अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद है, तो लाइक करें और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट्स में मुझे बताएं कि लापता लेडीज का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, या अगर आपके पास एंडिंग को लेकर कोई थ्योरी है. ऑल राइट, बिना किसी और देरी के चलिए अब लापता लेडीज की दुनिया में चलते हैं. दीपक एक अच्छा आदमी था और सरप्राइज की बात है कि न तो वह और न ही उसका परिवार अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अधिक कंजर्वेटिव था। दीपक की मासूमियत, अपनी पत्नी के लिए उसका प्यार, उसने उसे जिस तरह का सम्मान दिया और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने जो कुछ किया, वह ताज़ा हवा की सांस की तरह था। उन्होंने फूल को हल्के में नहीं लिया और बाद वाले ने उन्हें सिर्फ इसलिए पसंद किया कि वह कौन थे। मैरिज सेरेमनी समाप्त हो गए थे और जब दीपक का परिवार अपने गांव के लिए रवाना हुआ तो वह एक दिन और रुक गया, क्योंकि फूल का परिवार एक मंदिर में कुछ रिचुअल करना चाहता था। दीपक फूल के साथ चला गया और यात्रा शुरू की, जहां उसे अपने गांव सूरजमुखी पहुंचने के लिए कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बदलना पड़ा। ट्रेन में दीपक ने देखा कि वहां कई न्यूली मैरिड कपल बैठे थे और दुल्हन एक ही रंग की ड्रेस पहने हुए थे। उन सभी के चेहरे घूंघट से ढके हुए थे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी और किसी तरह दीपक झपकी लेने में कामयाब रहे। वह अचानक जाग गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी डेस्टिनेशन आ गई है। वह जल्दबाजी में उठा, अपना सामान ले लिया, फूल को अपने पीछे आने के लिए कहा और ट्रेन से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि फूल के बजाय एक और महिला उसके साथ थी। इस महिला का नाम जया था और उसकी शादी प्रदीप नाम के एक लड़के से हुई थी। ऐसा लगा कि यह उसकी ओर से एक रियल मिस्टेक थी और जया को यह भी एहसास नहीं था कि यह उसका पति नहीं था, बल्कि एक अनजान आदमी था जिसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जया को ट्रेन से उतरते ही इसका एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चुप रहने का फैसला किया। गुंजन सहित दीपक के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बहुत गर्मजोशी और प्यार के साथ उसका स्वागत किया। दीपक और उसके परिवार को अपने जीवन के सदमे के लिए जब उन्हें एहसास हुआ कि उसकी पत्नी को किसी और के लिए बदल दिया गया है। दीपक माँ यशोदा, पिता, साली पूनम और अन्य लोगों के साथ रहता है। जब प्रदीप का स्टेशन आया तो उसने फूल को अपनी पत्नी समझते हुए ट्रेन से उतरने के लिए कहा। फूल सदमे में आ गई जब उसे एहसास हुआ कि वह खो गई है। वह नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है और वह उन सभी लस्टफुल लोगों के बीच वास्तव में अनसेफ महसूस करती थी, जिन्होंने उसका फायदा उठाने के इराद से स्टेशन पर उसे घेर लिया था। दीपक ने फूल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसके पास उससे कांटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह अभी भी ट्रेन में थी या वह किसी स्टेशन पर उतरी थी। दूसरी ओर फूल को छोटू नाम का एक लड़का मिला, जिसने उसकी मदद करने का फैसला किया और वह उसे मंजू माई नाम की एक महिला के पास ले गया, जिसकी स्टेशन पर ही चाय और नाश्ते की दुकान थी। मंजू माई को लड़की को अंदर ले जाने या उसे शेल्टर देने के बारे में डाउट था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सिचुएशन के प्रति सिंपैथी रखने लगी और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। छोटू फूल को उसके लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है। फूल को वह गांव याद नहीं है जहां दीपक रहता है और उसका अपना गांव गंगापुर इस एरिया के गांवों के लिए एक बहुत ही आम नाम है। फूल का कहना है कि दीपक का गांव का नाम एक फूल के साथ मिल्टा है। फूल का कहना है कि वह अपने गांव वापस नहीं जा सकती, क्योंकि दीपक द्वारा पीछे छोड़े जाने के लिए उसे दोषी ठहराया जाएगा। जया ने दीपक के परिवार से कुछ नहीं कहा और उसने अपने रहने के लिए गलत पता और फोन नंबर भी दिया। वह कहती है कि उसका नाम पुष्प है, पंकज की पत्नी, और वह छत्तीसगढ़ से है। जया को पता चल गया था कि उनकी मंगेतर किस तरह की है। ऐसी अफवाहें थीं कि उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। हालांकि उस एरिया में आदमी के प्रभाव के कारण आरोप कभी भी अदालत में साबित नहीं हुए थे।
जया के पास प्रदीप का फोन था और वह सिम कार्ड जलाती है ताकि पुलिस उसका पता न लगा सके। जया अपने सभी गहने यशोदा को सुरक्षित रखने के लिए देती है। दीपक जया से वादा करता है कि वह उसे घर वापस ले जाएगा, भले ही उसे फूल मिले या नहीं। जया नया सिम कार्ड खरीदने के लिए परिवार के राशन कार्ड का उपयोग करती हैं। जया की कलाई पर उनके नाम का एक टैटू था, लेकिन इसे जया से श्रेया में बदलने के लिए एक कलम का उपयोग किया जाता है। प्रदीप केवल दहेज के लिए जया से शादी कर रहा था और वह एक बहुत ही पैथेटिक पर्सन था जो अपना रास्ता बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने में काबिल था। उसे अपनी पत्नी के लापता होने की भी परवाह नहीं थी और केवल एक चीज जो उसे परेशान करती थी वह यह थी कि उसके पास उसके साथ सभी गहने थे। प्रदीप लोकल इंस्पेक्टर टी.पी. त्रिभुवन के पास एक रिपोर्ट भी दाखिल करता है। जया ने अपनी मां से विनती की थी कि वह उन्हें आगे पढ़ने दें, लेकिन उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दी गई। जया देहरादून जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि यह फ्यूचर है। दरअसल जया की भागने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन जब वह गलती से दीपक के साथ स्टेशन पर उतर गई तो उसे पता था कि एक मौका उसकी गोद में आ गया है। जया गहने बेचना चाहती थी और अपनी कॉलेज की फीस का भुगतान करना चाहती थी। इस बीच पुलिस अधिकारी श्याम मनोहर ने मामले की जांच शुरू की जब दीपक उसके पास गया और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मनोहर 15,000 रुपये की रिश्वत मांगता है, लेकिन 5,000 रुपये में समझौता कर लेता है। वह कांस्टेबल दुबे और बेला के साथ काम करता है। मनोहर त्रिभुवन से मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट रिसीव करता है, जिसमें ट्रेन का नाम और घटना की तारीख जैसी कई सिमिलैरिटीज हैं। मनोहर जया की तस्वीर मांगता है और उसे पता चलता है कि जया के पास 150 ग्राम सोने के गहने हैं। श्याम मनोहर ने महसूस किया कि कुछ गड्डी डीह बड्डी डीह था और जया वह नहीं थी जो वह होने का नाटक कर रही थी। जया ने कहा कि उसका नाम पुष्प रानी है, लेकिन मनोहर को एक अन्य पुलिस स्टेशन से जानकारी मिली कि जया नाम की एक महिला उसी दिन और उसी ट्रेन में लापता हो गई है। मनोहर ने जया का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे यह महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह पूरे समय झूठ बोल रही थी। मनोहर की योजना थी कि वह प्रदीप से पैसे लेगा और जया के गहने का एक हिस्सा भी रखेगा। मनोहर को पता चलता है कि जया ने अपने कुछ गहने बेच दिए हैं और अलम सराय में हेमा त्रिपाठी को 5,000 रुपये के 5 मनी ऑर्डर भेजे हैं। उसकी मदद करने वाले अजनबियों की दया ने फूल के दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ा और इससे उसे अपने बारे में कुछ एहसास हुआ। जब उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी सेवाओं के बदले में पैसे प्राप्त किए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कितनी संतुष्टि मिली। फूल मंजू की चाय की दुकान पर काम करने लगी। वह खुद को आजाद महसूस करती थी और यह अपने आप में उसके लिए एक बहुत ही मुक्त करने वाली भावना थी। फूल ने महसूस किया कि वह सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी एक पहचान थी। जया गुंजन के साथ काम करती हैं और फूल के लिए लापता व्यक्ति के पोस्टर पब्लिश करती हैं। इस बीच जया का झूठ पकड़ा गया। त्रिभुवन द्वारा भेजी गई लापता दुल्हन की तस्वीर जया से मेल खाती है और श्याम मनोहर ने यह बहुत क्लियर कर दिया कि वह उसे उसके पति को सौंपने जा रहा था। जया रो पड़ी जब उसे एहसास हुआ कि इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई भी उसे वह करने के लिए तैयार नहीं था जो वह करना चाहती थी। उसने मनोहर से कहा कि उसकी गलती यह थी कि वह पढ़ना चाहती थी और वह इतनी नादान थी कि उसे विश्वास था कि चूंकि वह एक अडल्ट थी, इसलिए वह एक डेमोक्रेटिक देश में अपने निर्णय खुद ले सकती थी। उसने पैसे देहरादून के एक कृषि कॉलेज में भेजे थे जहां वह आगे पढ़ना चाहती थी। उसने मनोहर को बताया कि उसका पति किस तरह का आदमी है और कैसे वह उसके साथ जाने के बाद उसके जीवन को एक जीवित नरक बना देगा। मनोहर भले ही एक करप्ट पुलिस वाले रहे हों, लेकिन फिर भी वे भीतर से बुरे आदमी नहीं थे। प्रदीप आया और अपने अहंकार में उसने मनोहर की मेज पर नोटों का एक बंडल फेंक दिया और अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि वह उसकी संपत्ति हो। प्रदीप ने पुलिस स्टेशन में जया को थप्पड़ मारा और यहां तक कि मनोहर और उनके सहयोगी भी हैरान रह गए कि उस आदमी को लगा कि वह अनटचेबल है। प्रदीप जया के साथ जाने वाला था। तभी आश्चर्य की बात है
कि मनोहर ने उसे रोक दिया। उसने प्रदीप से कहा कि हालांकि मामला हल हो गया था, लेकिन एक और मामला चल रहा था और इस वजह से वह प्रदीप को जया को ले जाने नहीं दे सका। उसने कहा कि जया की उम्र 18 साल से अधिक है और क्योंकि वह नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसे प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज करना होगा यदि वह उसे उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करता है। मनोहर एक डराने वाला व्यक्ति था और तब तक वह प्रदीप से बहुत प्यारी बात कर रहा था, जिससे प्रदीप को यह आभास हुआ कि वह कुछ नहीं कर सकता। मनोहर ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि दहेज लेना एक अपराध था और प्रदीप ने स्वीकार किया कि वह इसे कई गवाहों के सामने ले गया था। प्रदीप हैरान रह गया और उसने मनोहर को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वह कदम भी वैसा नहीं चला जैसा उसे उम्मीद थी। जया को आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला और उनके पोस्टरों के कारण फूल आखिरकार कांटेक्ट करने में सक्षम हो गए और अपने गांव सूरजमुखी में दीपक के पास वापस आ गए। श्याम मनोहर जया के गहने नहीं ले गए और उन्होंने उसे अपने जुनून को आगे बढ़ाने और जीवन में सफल होने के लिए कहा। जया दीपक के परिवार से मिलने के लिए लौटने का वादा करके चली गईं, जिनके साथ उनका बहुत मजबूत बंधन बन गया था। दीपक जिस तरह का आदमी था, उससे फूल बहुत खुश थे।